तो आओ प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़नी है गुरुत्वाधीन गति। अजी ये क्या होती है? अरे यार देखो, वो कभी क्रिकेट खेलते हुए आपने कोई बॉल ली होगी और वो बॉल आपने बिल्कुल ऊपर उछाली होगी, ठीक है? तो क्या होगा, बॉल बिल्कुल सीधी ऊपर जाएगी। अगर आपने वो बिल्कुल खड़ी फेंकी होगी ना, तो वो बिल्कुल सीधी तो ऊपर जाएगी, समझ रहे? और फिर सीधी ही नीचे आएगी। तो अगर जो हम उसके यानी कि जोन से रास्ते पे ना वो जाएगी, उसी रास्ते पे ना बिल्कुल वापस आ जाएगी। तो देखो इसको थोड़ा सा, यही गुरुत्वाधीन गति है बस, और कुछ नहीं है, समझ गए? ये बॉल का ऊपर जाना फिर नीचे आना, यही आपकी गुरुत्वाधीन गति है। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखो। मान लिया कि ये आपकी पृथ्वी है, आपने इसको फेंका ऊपर की ओर, उछाला, पूरी ताकत लगाई, ठीक है? तो ये बिल्कुल सीधी इस रास्ते पे ने ऊपर जाएगी, ठीक भाई? तो अगर जो इसका हम रास्ता बनाएं, तो मान लिया कि ये बिल्कुल गई आपकी सीधी ऊपर, और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये थम जाएगी। तो गई किधर? ये फिर आवेगी भी इसी रास्ते पर ना, लेकिन हम समझाने के लिए अलग बना रहे कि फिर जो ये यहाँ से थी, चलो ये एक और पृथ्वी तल बना दें हम। ठीक भाई? तो ये फिर उधर से वापस भी आवेगी भाई, ये वापस आ जाएगी। तो अगर जो आपने इसको ध्यान से देखा होगा, जैसे जैसे यह ऊपर चढ़ती जाती है, इसका वेग कम होता जाए, समझ रहे? अगर जो आपने यहाँ से इसको मान लो 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर फेंक दिया, तो यहाँ से 30, 20, 10, 0 रुक जाएगा। फिर जैसे उधर से आवेगी, इसका वेग बढ़ता जाएगा, 10, 20, 30, फिर 40 ही हो जाएगा, ठीक है जी? तो बस यही आपकी गुरुत्वाधीन गति है। इसमें दो कंडीशन बनेगी, इसमें समीकरण बताएंगे किस तरह लगेगी, ठीक है? तो एक ऊपर जा रही, एक नीचे आ रही, ठीक है जी। तो एक काम करो, पहले इस पर फोकस करो, इसको एक तरफ रखो। तो अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ से आप इससे कुछ ना कुछ वेग ऊपर दोगे, जब आप इसको ऊपर फेंकोगे तो कुछ ना कुछ वेग दोगे। तो ये यानी कि शुरू का वेग, इसको बोल लेंगे हम u, इसको दोगे आप, और ये t समय में पहुँच जाएगी ऊपर, यानी कि लगा समय हो जाएगा t, जितनी देर में ऊपर गई, ठीक है? ये ऊंचाई आपकी तो h है ही, और यहाँ से इसको बोल लेंगे हम बिल्कुल लास्ट का वेग, ये शुरू का वेग, ये लास्ट का वेग, और यहाँ से लास्ट का वेग हमने आपसे दे रखा कि यहाँ से तो थमी जा, तो v बराबर हो जाएगा आपका 0। समझ गए भाई? इस कंडीशन में समझ में आ गई बात, पहले वाली कंडीशन में। तो इसमें देख लो, मैं गुरुत्व यानी कि में जो आपकी समीकरण बनेगी, में किस तरह बनेगी। तो फर्स्ट पार्ट, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो, तो वहीं लगनी, थोड़ी सी बदल बदल कर लगेंगी। पहली क्या थी, v इज इक्वल टू, ठीक है, u प्लस 80, ठीक है जी। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो तीनों की तीनों समीकरणों में माइनस आ जाएगा। जब वस्तु ऊपर जाएगी तो तीनों की समीकरणों में माइनस आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि वेग घट रहा है ऊपर जाते हुए,
ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस, और ए की जगह लिखे जाएगा जी और टी का टी। पहली समीकरण आ गई समझ में, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। यू क्या है, जिस वेग से आपने ऊपर की ओर फेंक की, v क्या है, यानी कि बिल्कुल बाद का वेग। अच्छा, ये होगी पहली वाली। दूसरी होकर थी हमारी s इक्वल टू, तो s नहीं आना यहाँ से आ जाएगा आपका h यू टी माइनस, उनमें तो प्लस था लेकिन जब ये ऊपर जा रही तो सब में माइनस लेना है। h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक जगह जी लिखो, सिंपल सी बात है। तीसरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस आवेगा भाई 2 a की जगह g और g s की जगह h। बताओ आगे बात समझ में, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये माइनस वाली कब लगेगी, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो, और जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आवेगी, समझ रहे भाई, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आवेगी तो लगेगी यह, बस यहाँ से प्लस आ जाएगा सारी में और कुछ नहीं होना। थोड़ा सा लिख दें, ऊपर से नीचे आते हुए, ठीक है भाई। तो पहले ये यहाँ देख लो, यहाँ वी यू क्या हो जाएगी, तो यात्रा यहाँ से शुरू हुई तो यहाँ का वेग बोलेगा u, और यहाँ पर ख़त्म हुई तो यहाँ का बोलेगा v। समझिए, देखो यात्रा, ये वाली यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी तो यहाँ का वेग u था, यहाँ ख़त्म हुई थी यहाँ का वेग v था, बाद का वेग, आखिर का वेग, अंतिम वेग कुछ ही का। ये धड़ल्ले वाली यात्रा यहाँ से शुरू होगी और यहाँ ख़त्म होगी तो यहाँ का वेग u और जी यहाँ का वेग v, और यहाँ तो थमी रही है तो यहाँ v की वैल्यू भी 0, अगर जो इतनी गैस आ रही और नीचे को जा रही तो u की वैल्यू 0। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से प्लस ले दो, u प्लस जी टी सेकेंड h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यह आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। सिंपल है जी। तो देखो ये थोड़ा सा इनका इस्तेमाल देखो कि लगेगी कहाँ सी चीज़, यानी कि थोड़ा सा डेली लाइफ में, अगर जो हम बिल्कुल डेली लाइफ के एग्जांपल ले एक दो, कह दिया कि एक बॉल है भाई, कोई क्रिकेट खेल रहा तो उसने थोड़ा सा आपने बिल्कुल खाली टाइम मिला उसको, उसने बॉल ऊपर फेंकी हो जिस तरह बच्चे फेंका करे, तो ऊपर जाके वो नीचे आ गई। तो मान लिया कि उस खिलाड़ी ने उस, यानी कि जो बॉल थी उसको बिल्कुल ऊर्ध्वाधर फेंकेगा, तो यानी कि उसने ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड से फेंक दिया, यानी कि उसको 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग दे दिया ऊपर की ओर। तो वो पूछ लेगा कि गेंद कितने समय तक ऊपर जाएगी, यानी कि वेग कितने समय, यानी कि गेंद का कितने समय बाद वेग 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये तो कंडीशन बन रही, क्या कहा, u की वैल्यू दे दी आपको 40 मीटर प्रति सेकंड, और फिर मान लो कि उसको ऊपर जाने में लगा t, नहीं तो वेग 0 होगा, तो एक समय पूछ लिया उसने। तो अब आप लगाओगे यानी कि ऊपर जा रही है, ठीक है, तो यानी कि इनमें से कोई सी एक समीकरण लगेगी, ठीक है। और g की वैल्यू तो आपको पता ही है, और नहीं पता हो
तो जी की वैल्यू हमेशा रहेगी आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो अब जो देखो ये इसमें से हमने कौन सी समीकरण लगानी, सवाल समझ में आ गया। यानी कि कोई खिलाड़ी है, उसने क्या पूछ लिया, यानी कि क्या दिया है कि 40 मीटर प्रति सेकंड से वेग से ऊपर फेंकी, यानी कि कितनी देर बाद उसका जाके वेग 0 हो जाएगा, यानी कि आपने टी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, कोई बड़ी बात तो नहीं। तो देखो यू की वैल्यू दे रखी है उसने 40 मीटर प्रति सेकंड, और जी आखिर में करा कि 0 हो जाएगा, तो यानी कि वी की वैल्यू दे दी उसने 0। ठीक है। और जी की वैल्यू तो भाई दे ही रखेगा वो हमेशा, दी बिना हो तो आपको तो पता हमने बताई दी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यू की वैल्यू होगी, वी की वैल्यू होगी, जी की वैल्यू होगी। ठीक है, टी की पूछ रहा है, तो यानी कि बिल्कुल पहले वाली समीकरण लगेगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें ये मान भर दो। तो जब आप ये मान लिख दोगे इसे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो v की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, u की वैल्यू 40 हो जाएगी, माइनस g की वैल्यू 10, t की वैल्यू तो निकालनी ही है भाई। तो ये इसको इधर बचा लो, तो ये क्या हो गया 10t इज इक्वल टू 40, और t की वैल्यू बताओ भाई क्या है, 4 सेकेंड। यानी कि 4 सेकंड में वो बिल्कुल ऊपर चोटी पे चली जाएगी, 4 सेकंड के बाद फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। समझ गए। फिर वो पूछ लें कि दूसरी बात क्या, वो पूछ ले कि उसने वो भाई 40 से ऊपर की ओर फेंकी, यानी कि कितनी ऊंचे जाएगी, यानी कि उसने एच की वैल्यू पूछ ली आपसे। समझ रहे, उसने आपसे कहीं की वैल्यू पूछ ली, एच की वैल्यू पूछ ली, यानी कि कितने ऊंचे जाएगी। बिल्कुल सही बात है जी। तो देखो इसमें तो h इक्वल टू यू की वैल्यू है, t की वैल्यू है, इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल सके, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 40, इससे आसानी से निकलेगा। क्यों, इसमें v की वैल्यू तो 0 हो ही जाएगी, बस ये सोल्व सा करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो तो इसमें v की वैल्यू रखो 0, u की वैल्यू 40 गुना 40 माइनस 2gh, h की वैल्यू निकाल, तो ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, h 40 गुना 40, h की वैल्यू 40 गुना 40 20। ठीक है, मीटर। तो समझ गए भाई, तो यानी कि वो गेंद 80 मीटर तक जाएगी ऊपर, उसके बाद वो 80 मीटर ऊपर जाके फिर वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो हमने ले लिए इसके एग्जाम्पल, जब ये उसने ऊपर की ओर फेंकी। दूसरी और की बात करी जाए, जब गेंद आएगी नीचे की ओर, इसका एक एग्जाम्पल कैसा लो, हाँ जी, तो ये तो ऊंचाई h ही रहेगी भाई, दोनों की ऊंचाई तो बराबर है। अच्छा, तो इसमें कहते हैं कि कोई गेंद मान लो h ऊंचाई से आ रही, कोई गेंद h ऊंचाई पर ले जाके हमने छोड़ दी कह लो, या वहां से वो आ रही। समझ रहे, आपने क्या काम किया, किसी गेंद को आप h ऊंचाई पर ले गए, यानी कि अपनी पहले आप पहली मंजिल पर गए, दूसरी मंजिल पर गए, और वो आपने फिर दूसरी मंजिल से ले जाकर छोड़ दी। तो जब आपने छोड़ दी तो उससे आपने कोई झटका नहीं दिया, तो यानी कि u की वैल्यू होगी 0, बिल्कुल 0, जब आपके हाथ में थी 0। अच्छा, तो आपसे पूछ लेगा कि h की तो वैल्यू दे के रखेगा वो, और वो पूछ लेगा जब वो पृथ्वी से टकराई तो उसका वेग क्या होगा। तो आपके माइंड में चल जाना चाहिए कि गेंद ऊपर से नीचे की ओर आ रही, क्या है कि गेंद
ऊपर से नीचे की ओर आ रही, तो ये समीकरण लगेगी। और u की वैल्यू है, v की वैल्यू पूछ रखी है, और h की वैल्यू तो वो देख ही रखेगा, तो कौन सी समीकरण लगा रहे? तो देखो इसमें t की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो ना ये लगाएंगे ना ये लगाएंगे, क्योंकि t की वैल्यू तो है नहीं, तो इसमें ये लगाओ। तो यानी कि पृथ्वी पर टकराते हुए वेग मान लिया वो v है, तो v² इक्वल टू u की वैल्यू प्रारंभिक वेग 0 प्लस 2gh, तो v² इक्वल टू 2gh, और जी v की वैल्यू आ जाएगी √2gh। ये एक बहुविकल्प में पूछा गया था आपसे कि किसी गेंद को h ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जब वो गेंद पृथ्वी से टकराती है तो उसका फॉर्मूला यानी कि वेग कितना होगा, तो √2gh होगा। समझ रहे? अगर जो h की वैल्यू मान लो इतना भी होगा, अगर जो उसने h की वैल्यू मान लो दे दिया आपसे, मान लिया कि h की वैल्यू कितनी मानना है, चलो मान लिए 5 मान लिए, तो h की 2 गुना 10, g की वैल्यू तो 10 रहेगी, और h की वैल्यू होगी 5, तो कितना हो गया 100 आ गया, √100, तो यह आ जाएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी वस्तु को 5 मीटर ऊपर ले जाके 5 मीटर ऊपर ले गया हम उसने, और वो हमने छोड़ दी बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह हमने पेन छोड़ दिया, ठीक है। तो जब ये पृथ्वी से टकराएगी तो इसका वेग कितना हो जाएगा, बढ़ के 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। समझ गए भाई? ठीक है, बस खत्म, इतना ही काम था बस। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके बाद। तो अब आपका टॉपिक आता है आपेक्षिक वेग। और आपेक्षिक वेग तो बहुत ही आसान है। आपने डेली लाइफ में क्या देखा होगा, अगर कभी आप ऑटो में तो बैठे ही होंगे यार, तो मान लिया ये तो जान लग रही है आपके सामने से बड़ी बस, ठीक है, बस जान लग रही थी, और इसका वेग है कितना, ये भागी जा रही है 60 मीटर प्रति सेकंड, बस आप मान लो, ठीक है। और ये आपका ऑटो है जी, 40, ये तो 60 तो भागना नहीं, मान लो ये 40 मीटर प्रति सेकंड से भागेगा, ठीक है। तो बस को कह रहे हैं हम ए, और ऑटो को कह रहे हैं बी, ठीक है। तो इसका जो ये 60 है, ये क्या हो जाएगा VA, यानी कि वस्तु A का वेग, और ये क्या हो जाएगा आपका VB, वस्तु B का वेग। अब जो एक बात बताओ तुम, यानी कि आपका ऑटो तो 40 की से भागा जा रहा, और जो बराबर में बस निकली वह निकली 60 की स्पीड से, समझ रहे? तो एक बात बताओ, ऐसा आपने देखा होगा आराम से, तो बस आराम आराम से चलती हुई दिखाई देवे, यानी कि अगर जो आप उसको नीचे उतर कर देखो, यानी कि इधर सड़क से नीचे उतर कर देखो तो बहुत तेज लगेगी। अगर आप किसी ऑटो में बैठ जाओ, तो जब बस आपके पास में ना गुजरेगी ना, तो वो आपने बहुत आराम आराम से चलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो उसको बोल लेंगे हम आपेक्षिक वेग, ठीक है। यानी कि आपने वो वेग देखा, वो उसका असली वेग नहीं था, वो आपने कहाँ से देखा, ऑटो में से बैठ के, तो बस ठीक है। तो किसी वस्तु का आपेक्षिक वेग क्या हो, किसी वस्तु का आपेक्षिक वेग, तो आपने बस क्या करना है, इसको आपेक्षिक वेग को हम कहीं से रिप्रेजेंट करेंगे VAB से, और इसका फॉर्मूला क्या है VA माइनस VB, समझ गए? तो अगर जो हमने ये देखना कि ये इसको क्या बोल लेंगे कि A का वेग है, और किसके सापेक्ष है, ये B के सापेक्ष है,
ए का वेग है और जी बी के सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब कि बी से देखा गया, इस पे बैठा था वो देखने वाला। तो बस वी ए की वैल्यू आपसे दे रखी 60 मीटर प्रति सेकंड माइनस ये दे रखी 40 और ये हो गया 60 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि वो जो बस है वो हमें 20 मीटर प्रति सेकंड से चलती हुई दिखाई देगी। तो एक सी बात है यार, ठीक है।